हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। आज हम यहाँ पर एमपी जीके की इस बुक को कवर कर रहे हैं और इस बुक के माध्यम से सिलेक्शन तक जो बुक आती है इसके माध्यम से हम सारे एमपी जीके की टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको सभी को पता है कि 10 नंबर चैप्टर का जो है कवर किया था, चैप्टर नंबर 10 को। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 10 नंबर चैप्टर के ही कुछ और टॉपिक बचे थे उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक बार आप लोग जो पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसने वो पिछली वीडियो देख लेना, उनको तभी समझ में आएगा। जिस लोगों ने देख लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से आगे से यहाँ पर समझ वाला है। आज हम यहाँ पर दो चैप्टर की बात करेंगे। जो पिछला वाला 10th नंबर का चैप्टर है उसकी बात करेंगे और 11 नंबर चैप्टर की बात करने वाले दो चैप्टर को बात करेंगे। पूरी इस बुक को हम कवर कर रहे हैं, पूरी बुक। तो आपकी एमपी ज्योग्राफी की बस एक चैप्टर लास्ट और बचा है, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान, उसकी बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ज्योग्राफी जो है पूरी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। चलिए टॉपिक की बात करेंगे। कृषि विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास क्या रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कृषि के विकास के लिए मध्य प्रदेश के जो प्रयास हैं वो एक तो रहे आपके संस्थागत एवं अनुसंधान, दूसरा योजनागत सुधार और तीसरा तकनीकी सुधार। ये तीन सुधार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि विकास के लिए तीन प्रयास किए गए, एक संस्थागत, दूसरा योजनागत और तीसरा तकनीकी सुधार। तो सबसे पहले हम संस्थान, निगम और स्थान की बात करेंगे। कौन सा संस्थान जो है या निगम किस स्थान पर स्थित है। जैसे मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम 1969-70 में स्थापित किया गया था कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, और इसका जो हेडक्वार्टर है भोपाल में है। लघु कृषक विकास अधिकरण की बात किया है 1971 में स्थापित किया गया था, इसका भी हेडक्वार्टर भोपाल में ही है। सॉरी, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की बात किया है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका भोपाल में, लेकिन ये किसका है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है। नेक्स्ट, जबलपुर अभियांत्रिकी महाविद्यालय की बात किया है तो इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। उद्यानिकी महाविद्यालय की बात किया है तो मंदसौर में इसका हेडक्वार्टर है। प्रदेश का प्रथम सेलरिच जैविक खाद्य संस्थान की बात किया है तो भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई की बात किया है तो इंदौर में इसका हेडक्वार्टर है। जवाहर कृषि विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित किया गया था, जबलपुर में स्थापित है। कीट बनाने का संयंत्र की बात किया है तो बीना सागर में इसका हेडक्वार्टर है। चारा बनाने का संयंत्र की बात किया है मध्य प्रदेश का धार में है। राज्य में सोयाबीन संयंत्र की बात किया तो उज्जैन में लगा है। मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम 1980 में जो स्थापित किया गया था यह भोपाल में। मध्य प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड की बात किया तो इसका हेडक्वार्टर जो है भोपाल में स्थित। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अनुसंधान एवं केंद्र, और भी बात करेंगे। जैसे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में है, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। आपको रीवा का सुंदर जाम जीआई टैग प्राप्त हुआ है, आप सभी को पता ही होगा, है ना। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में धान का अनुसंधान बड़वानी में है। मध्य प्रदेश में कपास का अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। श्री अन्न अनुसंधान निर्माणाधीन है डिंडोरी में। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर के बुहानी में है। दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर के अमलाहा में है। मध्य प्रदेश में अंगूर का अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। मध्य प्रदेश में केला का अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर के सुखपुरी में है। अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र की बात किया तो जबलपुर के खमरिया में है। चना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित उज्जैन में है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। और सरसों का अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है, ये आपके ग्वालियर में है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक अपडेट बताना भूल गया हूं कि जो आपकी करंट अफेयर्स आती है, एमपी की करंट अफेयर्स आती है, और एमपी की जो करंट अफेयर्स है बहुत पॉपुलर बुक है आपकी एग्जाम पीडिया। कौन सी है, एग्जाम पीडिया, बहुत पॉपुलर बुक है। और इस एग्जाम पीडिया की पूरी बुक को, इसमें 43 जो चैप्टर है, सारे चैप्टर हम जो है वीडियो के माध्यम से लगा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक है, या फिर आप चैनल पे सर्च करोगे एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स पीसीएस बाय तरुण, आपको वहां पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख पाओगे। लगातार 3 सालों से हम इस बुक को कवर कर रहे हैं अपने चैनल पर। आप जाके सारे 2024, 2025 और 2000 अभी जो नई आ गई है उसकी सारी आप देख पाओगे। केंद्रीय राज्य की केंद्रीय कृषि नई योजनाओं की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब हम एक एक करके बात करेंगे राज्य की जो केंद्रीय कृषि की नई योजनाएं हैं इसके तहत। पहली है मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना, 2022-23 से प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या किया गया कि परंपरागत जो फसलें हैं उसके स्थान पर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी और औषधि एवं जो गांवों और बाजार पर आधारित फसलें होती हैं उसको प्रोत्साहन देना मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना के तहत लाया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन 2023-24 में प्रारंभ किया गया था। मिलेट फसलों में कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी को शामिल किया गया है और क्या करना है, इसके उत्पादन को बढ़ावा देना है, उग्राही और मूल्य संवर्धन इसका करना है। नेक्स्ट आती है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। 2023-24 में इसकी भी शुरुआत की गई थी। इसकी जो अवधि है 2023-24 से लेकर 2025-26 तक के लिए बनाई गई है। इसकी जो कुल लागत है 10.97 करोड़ रुपए, लगभग 10,97 लाख रुपए का यहाँ पर जो इसकी कुल लागत है। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रति 10 किलो रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन मोटे अनाज को प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। किसानों को एफपीओ एवं श्री अन्न समूहों को मिलाकर महासंघ बनाया जाएगा और मोटे अनाज को वैश्विक पहचान दिलवाना इसका लक्ष्य है। फूल पौधरोपण योजना 2016-17 में इसकी जो है शुरू की गई है और इसका जो कुल लागत है 40% अनुदान प्राप्त इसके माध्यम से किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसका विभाग जो है औद्योगिक नीति, निवेश और प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत इसका जो देखभाल है वो की जाती है। 6 कृषि संबंधी उत्पादों को 10 जिलों के अंतर्गत, जिसमें कोदो कुटकी, तुवर दाल, चना, बासमती और चिन्नौर को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है शामिल किया गया। एक जिला एक उत्पाद। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 2016-17 से संबंधित है। मसाला बीज की लागत का 50% जो है अनुदान से प्राप्त होता है। व्यावसायिक फसलों में लहसुन, हल्दी, अदरक के लिए 50,000 रुपए और जो 70,000 SC/ST के लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित यहाँ पर किया गया। तो 50,000 जनरल के लिए और 70,000 SC/ST के लिए जो है निर्धारित किए गए हैं। कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण योजना किसानों को उनकी उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना 6 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। इसमें क्या है, जो प्रसंस्करण उद्योग है इसमें पूंजी लागत का 50% अधिकतम 2.50 करोड़ की वित्तीय सहायता इसके माध्यम से जो है की जाएगी। अब देखो, ये बहुत सारे लोग इसको ना पहली बार अगर वीडियो को देख पा रहे हो तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं ऑलरेडी पहले बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 का जो बाकी की चैप्टर कुछ बचे थे टॉपिक्स, हम उन टॉपिक को जो है कवर कर रहे हैं। अगर आप शुरू से 10 नंबर चैप्टर की पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बखूबी अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, तो एक बार पुरानी वीडियो आप उसको पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की बात करेंगे तो केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। पहले इसमें आती है परंपरागत कृषि विकास योजना, 2015 से शुरुआत की गई है। इसमें जैविक खेती, मृदा हेल्थ के सुधार के लिए इसको लाया गया है। NMSA के एक भाग के रूप में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के 60-40 के अनुपात में फंडिंग करती है। मतलब कि केंद्र सरकार 60% और आपकी स्टेट गवर्नमेंट 40% अनुपात में इसका फंडिंग करती है। हालांकि उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में जो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो आपका 90-10 होता है। मतलब कि केंद्र 90% का अनुपात में रहती है और जो राज्य होते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की केवल 10% का योगदान देते हैं। नेक्स्ट आती है केंद्र प्रायोजित में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर यह आधारित है। बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में प्रस्तावित की गई थी, लागू की गई थी। केंद्र राज्य का सहयोग इसमें भी 60-40 का सहयोग से संचालित की गई है। कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन ATMA आत्मा, जिसको कह सकते हो शॉर्टकट में आत्मा, 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में विस्तार, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की जो उत्पादकता है और आय है इन दोनों में वृद्धि करना इसका लक्ष्य रखा गया था। कुछ उपमिशन है, जैसे कृषि प्रसार के लिए उपमिशन SAME मतलब सेम, बीज एवं रोपण सामग्री के लिए उपमिशन SMSP। तीसरा है कृषि यंत्रिकीकरण के लिए उपमिशन SMA, SMAM, SMM। और चौथा है कृषि रक्षा पादप निरोध हेतु उपमिशन SMPPQ, ध्यान रखिएगा। फिर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत पॉपुलर योजना यही है, चर्चा में एग्जाम में ज्यादातर रहती है। 2016 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम के तहत इसको लाया गया था। कुछ इसमें पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, एक ही स्थान पर खाद, बीज, मिट्टी, उपकरणों की जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम किसान समृद्धि केंद्र के रूप में जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य का जो एग्रीकल्चर का जो मार्केटिंग बोर्ड है, विपणन मतलब मार्केटिंग यहां रखना है, तो इसका बोर्ड की बात किया तो 3 स्तरीय इसमें संस्था है। पहला मुख्यालय, 7 आंचलिक कार्यालय, 13 तकनीकी कार्यालय और 259 कृषि उपज मंडी समितियां इसमें जो है कार्यरत है।
कुछ मध्य प्रदेश की तकनीकी प्रयास की वेबसाइट की बात कर लेते हैं। जैसे वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in हिंदी भाषा में यह उपलब्ध है, किसानों को कृषि के लिए पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध करवाती है। अब ये क्यों बता रहे हैं, पीटी से लेकर मेंस तक और मेंस से लेकर इंटरव्यू तक ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, उससे पूछे भी गए हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। फिर है एग्री जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के द्वारा भूमि, वाटरशेड, फसल का आकलन करना होता है। इसरो एवं यहाँ पर एमपीसीएसटी एवं एमपीएसईडीसी का सहयोग से इसको जो है आपको लागू करता है। एमपी किसान मोबाइल ऐप भूमि अभिलेखों को जानकारी, ई पंजीकरण, मंडी बाजार मूल्य को इत्यादि जानकारी मिलती है। एमपी फॉरगेट ऐप, किसान इस ऐप के माध्यम से दाम पर खेत, खलियान, गोदाम से कृषि उपज बेचने में इसमें सक्षम होते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड क्या है, अवैध व्यापार नियंत्रण के लिए और गोदामों के निरीक्षण के लिए फ्लाइंग स्क्वाड को लागू किया गया है। एग्री स्टैक, डिजिटल डेटाबेस को तैयार करना, इसके माध्यम से ई रूपी सब्सिडी प्रदान करना। ई अनुज्ञा प्रणाली 2019 से इस पोर्टल को संचालित किया जा रहा है। कृषि व्यापारियों की सहूलियत के लिए इसको ई अनुज्ञा प्रणाली को लागू किया गया है। ई मंडी योजना इंपोर्टेंट योजना है, ई अनुज्ञा का विस्तार किया गया इसके माध्यम से। यह योजना स्कॉच अवार्ड के ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 प्रदान किया गया था। किसानों को प्रवेश, अनुबंध, टोल भुगतान करने के बाद उनके मोबाइल पर एसएमएस एवं व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने के लिए ई मंडी योजना को लाया गया था। ई उपार्जन, उचित समर्थन मूल्य हेतु किसानों को परमिट प्राप्त करना होता है। और ई नाम योजना, ये बहुत पॉपुलर योजना, इसको भी बहुत अच्छे से रखना है। 14 अप्रैल 2016 से इसको ई नाम योजना की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से 139 मंडियों का मध्य प्रदेश में पंजीयन जो है किया गया है। कृषि अवसंरचना निधि के क्रियान्वयन में जो मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान पर सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। भावांतर भुगतान योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। 2024 में इसको पुनः शुरू किया गया है भावांतर भुगतान योजना को। तो आपको ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने 10वां चैप्टर अभी जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, अब कुछ हम 10वें चैप्टर में ही कृषि से संबंधित अन्य योजनाओं की बात करेंगे। जैसे जल अभिषेक अभियान अप्रैल 2006 से शुरुआत की गई थी खेती में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। बलराम ताल योजना 25 मई 2007 से शुरू की गई है। ताल निर्माण हेतु 50% योगदान 80,000 रुपए तक और SC/ST के लिए 75% का योगदान 1 लाख रुपए तक। खेत तालाब योजना 22 मई 2007 से प्रारंभ की गई थी। खेत में वर्षा जल को रोकने, मेड़ बनाने के लिए 16,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। जलदीप योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी। मछुआरों से संबंधित इंदिरा जलाशय से प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2008 से की गई थी। सार्वजनिक वित्त प्रणाली से संबंधित है। पंच परमेश्वर योजना की शुरुआत 9 जनवरी 2012 से की गई थी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को अनुदान प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना 2023-24 में शुरू की गई है। किसानों को कृषि केंद्र, प्रक्षेपे और विज्ञान केंद्रों का भ्रमण कराना होता है। जय किसान ऋण माफी योजना 2019 में शुरू की गई थी। किसानों का जो ऋण माफ होता है इसके माध्यम से की जाता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सितंबर 2020 से शुरुआत किया गया है। 6,000 रुपए किसानों को सहायता करना है। 2,000 रुपए की 3 किस्तों में राजस्व की योजना इसका विस्तार करना है। मतलब कि 2,000 रुपए की 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपए आपके मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दिए जाते हैं। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना 10 जून 2025 को शुरुआत की गई है। इसी वर्ष किसानों को सिंचाई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से ये नए अवसर उनको प्रदान करना है। कुछ मध्य प्रदेश में जैविक खेती के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जैविक खेती की मध्य प्रदेश में ही की जाती है, ध्यान रखना है। भारत में सबसे ज्यादा जैविक खेती मध्य प्रदेश में ही की जाती है। जैविक उत्पादन में देश का 27% योगदान जो है मध्य प्रदेश का है और अग्रणी है। मध्य प्रदेश ने जैविक कृषि नीति 2011 में तैयार की थी। मध्य प्रदेश में 15,12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जैविक खेती की जा रही है और क्षेत्रफल के हिसाब से देश में यह पहला स्थान प्राप्त है मध्य प्रदेश को। बात किया है कि मध्य प्रदेश में भारत की प्रथम जैविक खेती सिंचाई इंदौर में स्थापित की गई थी। मंडला में सर्वाधिक जैविक खेती की जाती है। तो कभी पूछे जाए प्रथम जैविक खेती कहां पर इकाई शुरुआत की गई तो इंदौर में, लेकिन सर्वाधिक जैविक खेती कहां की जाती है तो मंडला में। जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश की बात किया तो प्रथम स्थान पर है। इसी के तहत मध्य प्रदेश की कृषि संबंधी अन्य योजनाओं में राज्य के बालाघाट में हल्दी 1 डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की रोमा, सैलम, सोनम एवं सरीहट किस्में उगाई जाती हैं। तो ऐसी बात की जा रही है कि जो बालाघाट में हल्दी की उपज है वो 4 तरीके की उगाई जाती है, रोमा, सैलम, सोनम एवं सरीहट।
नमो ड्रोन दीदी का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं कृषि में तकनीकी उन्नयन करना है। देश में संपूर्ण गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान जो है सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश को मसाला उत्पादन में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मैप है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये मैप है। अब लेकिन ये मैप थोड़ा उतना ही दिख पा रहा है, तो अगर आपके पास ऑफलाइन अगर बुक रखे होगे आप इसको अच्छे से देख पा रहे होगे, या फिर एक बार नेट पे सर्च कर लेना मध्य प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपको पूरा मैप जो है मैप पर भी मिल जाता है। और बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका आप बेशक ले सकते हो। चलिए हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 11वां नंबर का चैप्टर आता है इस बुक में। मध्य प्रदेश में पशुपालन एवं कुक्कुट पालन से संबंधित बात करेंगे। देखो भाई, पशुपालन और कुक्कुट पालन से प्रत्येक क्वेश्चन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। 2 प्रश्न का मतलब 4 नंबर पक्के। तो ध्यान से पढ़ना है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं पहली बार में याद नहीं हो पाते हैं, तो इनको थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो देखकर ही याद किया जा सकता है। सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आप हमसे मिलते हो या हम चैनल पर आते हैं तो कहते हैं आपका पीसीएस बाय तरुण में स्वागत है। उसी तरीके से सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो पशुपालन कुक्कुट पालन है उसकी बात करेंगे। तो सामान्य परिचय में भारत में पशुपालन की एक प्राचीन परंपरा रही है, जिसके प्रारंभिक साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार, 2019 में कौन सी जनगणना हुई? 20वीं जनगणना हुई। उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 4.06 करोड़ पशुधन की आबादी है, जिसमें से 166.60 लाख कुक्कुट एवं बतख शामिल है। देश का 7.6% जो है पशुधन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है और मध्य प्रदेश इसमें चौथे स्थान पर है। प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन घनत्व की बात किया तो 128 है। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात किया तो झाबुआ में है और न्यूनतम की बात किया तो मंडला में है। सबसे ज्यादा पशु घनत्व जो है झाबुआ में है, कम से कम मंडला में है। मध्य प्रदेश में चारागाह की बात किया है तो 4.01% रह गया है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन की बात किया है तो धार जिले में है और न्यूनतम पशुधन की बात किया है तो भोपाल में है। वहीं बात की जाए कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूरब पश्चिमी भाग में अधिक पशुधन पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण एवं मध्य भाग में न्यूनतम या कम पशु घनत्व जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक मोटी सी बात ये समझ पाए कि मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, पूर्वी हिस्से और पश्चिमी भाग में पशुधन ज्यादा है, मतलब पशु ज्यादा है, जबकि दक्षिण में और मध्य में जो पशु है वो कम है। मध्य प्रदेश सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य के जीएसबीए में, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू एडेड में आपकी बात की जा रही है कि पशुधन क्षेत्र का योगदान जो है प्रचलित कीमत पर वर्ष 2023-24 में 9.72% से स्थिर कीमत पर 7.84% जो है रह गया है। तो हम मोटी मोटी बात ये समझ पाए पशुधन के मामले में हम ये बात मोटी मोटी समझ पाए कि मध्य प्रदेश जो है अच्छा अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर पशुधन के मामले में करता है। क्यों? क्योंकि 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार कहा जा रहा है कि चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है। चलिए कुछ बात करेंगे। जैसे गाय की बात किया है तो 46.12% है, लगभग देखा जाए तो 18.7 मिलियन की आबादी है। लेकिन पिछली गणना के हिसाब से 4.4% की जो है कमी देखने को गाय की मिल रही है। बकरी की बात किया है तो 11.06 मिलियन है, जिसमें से 27.24% है। भैंस की बात किया है तो 10.3 मिलियन है और 25.37% है। भेड़ की बात किया है तो 3.25 लाख है, जिसमें प्रतिशत 0.80% है। सुअरों की बात किया है तो 1.6 लाख है, आबादी 0.41% है। घोड़ा की बात किया है तो 0.13 लाख 0.03% है और खच्चर की बात किया तो 0.03 लाख 0.01% की इसमें मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर जो है जनसंख्या या इनकी संख्या है पशुपालन की या पशुओं की। तो गाय, बकरी, भैंस, भेड़, सुअर, घोड़ा और हमने अभी खच्चर की बात की है। बजट 2024-25 की पशुधन एवं कुक्कुट पालन के लिए 590 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा फैक्ट पॉइंट है, इसको याद कर लो। चलिए अब हम करके एक एक करके मुख्य पशुधन की बात करेंगे। सर्वाधिक सबसे पहले गाय है ना। कौन है? गाय है। तो गौवंश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गौवंश में सर्वाधिक जो है रीवा है। भारत में सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में गौवंश देखने को मिलता है ना। और राज्य की पशुधन का 46.1% जो है आपका गौवंश है। 20वीं गणना के अनुसार जो है 187 लाख पाई जाएंगी। विशेष तथ्य की बात किया है तो पहला गौ अभ्यारण्य आगर मालवा है। पहली गौ एम्बुलेंस खरगोन में खोली गई।
प्रमुख नस्ल साहीवाल, जर्सी, मालवी, निबाड़ी, गावला। अब गावला जो है सर्वोत्तम नस्ल है, बहुत अच्छी नस्ल है। थार पारकर और दहाड़ पारकर, ये भी सभी क्या है, गौ की वंश की नस्लें हैं। भोपाल के बरखेड़ी डोब में अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण किया गया है और ग्वालियर गौशाला में 100 टन का जीएनजी प्लांट भी जो है स्थापित किया गया है। गौवंश आहार अनुदान राशि दोगुनी की गई है, 20 से 40 कर दी गई है, मतलब कि 20 रुपए से पहले 40 रुपए कर दी गई है। गौ कैबिनेट के अध्यक्ष की बात किया तो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं। चलिए हम भैंस वंश की बात किया तो सर्वाधिक मुरैना है, इसमें भारत में इसका चौथा स्थान है। राज्य में 25.3% योगदान देते हैं और 103 लाख पशु जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है भैंसों की। प्रसिद्ध तथ्य जैसे नस्ल की बात किया तो बंधावरी, मुर्रा, महेशाला है। रोग की बात क्या है, रोग भी होता है भैंसों को तो घटगोलू एवं थनेला भैंसों से संबंधित रोग है। सुअर की बात किया सर्वाधिक रीवा है ना, मध्य प्रदेश में 1.6 लाख आबादी है और अगर बात किया प्रतिशत में 0.41 पशुधन प्रतिशत है। सुअर संगोपन कार्यक्रम के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है सुअरों के लिए और खुरवा इसका प्रमुख रोग है, जिसे FFMD कहते हैं। खुरवा सुअरों को रोग होने वाला बहुत प्रमुख रोग है। बकरी सर्वाधिक जो है धार है, मध्य प्रदेश में 110.6 लाख पशुधन की इसमें संख्या है, 27.24% पाई जाती है। प्रमुख नस्ल जमुनापारी और ये इंपोर्टेंट है, जमुनापारी भिंड में सर्वाधिक है दूध देने वाली, और एक है बलूची जो कि मांस के लिए प्रसिद्ध है। बकरी प्रजनन और शोध केंद्र जो है इंदौर में है। बकरियों को एक रोग होता है जिसे एंथ्रैक्स रोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए भेड़ों की बात किया तो सर्वाधिक शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश में 3.25 लाख यहां पर जो है भेड़ों की जनसंख्या है। 0.80% भाग जो है पशुधन का पाया जाता है। नस्लें रेम्बुले देसी नस्ल है, लोही सर्वाधिक दूध देने वाली है, मेरिनो विदेशी ऊन के लिए इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र हैं जिसमें शिवपुरी, मेनौरा, टीकमगढ़, मंदसौर में स्थापित जो है किए गए हैं। चलिए और बात करेंगे मुर्गी पालन। मुर्गी पालन जो है सबसे ज्यादा पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख नस्लें इसमें देसी, सबसे पहले देसी की बात किया तो श्यामा, असील जो कि सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है, निर्भीक, कड़कनाथ है ना। मुर्गा मध्य प्रदेश का गौरव जो कि झाबुआ के लिए जाना जाता है, निर्भीक कड़कनाथ मुर्गा, ये बहुत फेमस है कड़कनाथ मुर्गा, जिसको क्या प्राप्त है भाई, इसको GI टैग जो है प्राप्त है। कहां सम्मिलित है, झाबुआ सम्मिलित है। विदेशी नस्लों में बात किया तो मुर्गा से लेग हॉर्न सर्वाधिक अंडे देने वाले के लिए जाना जाता है, और रोड आइलैंड जो कि प्रमुख आपकी मुर्गी की नस्ल है। अंडा उत्पादन में बात किया 2023-24 में 3,491.85 लाख अंडे प्रति व्यक्ति, अंडा उपलब्धता 40 अंडे वर्ष के हिसाब से है। सर्वाधिक जो है जबलपुर प्रसिद्ध है। मांस उत्पादन में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 9.57% बढ़कर 152.25 हजार टन एवं प्रति व्यक्ति में बात किया तो 1.72 किलोग्राम वर्ष उपलब्ध इसमें रहा है। मुर्गा 42% और बकरी 28%, मतलब कि मुर्गा का प्रतिशत जो है आपका ज्यादा है। सर्वाधिक भोपाल में प्रसिद्ध है। मछली की बात किया तो सर्वाधिक कहां पर है, जबलपुर में है। इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां जैसे कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, रोहू, कतला, मृगल। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की बात किया तो माही सीर है, जिसे टोर की भी कहती है। मध्य प्रदेश में 2023-24 में मत्स्य बीज उत्पादन अपने लक्ष्य का 95.49% एवं मछली उत्पादन में अपने लक्ष्य का 97.92% जो है प्राप्त कर चुका है। मत्स्य विभाग की बात किया तो 1969 में स्थापित किया गया था। 2008 में मत्स्य विकास बोर्ड एवं मत्स्य पालन नीति को प्रारंभ किया गया है। इसी में नदी समृद्धि योजना का संबंध जो है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है और आजीविका प्रदान करना इसका लक्ष्य है। मध्य प्रदेश का पहला मत्स्य क्लस्टर की बात किया तो इंदौर में स्थापित जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में डेयरी विकास की बात कर लेते हैं। मध्य भारत में दुग्ध उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का तीसरे स्थान पर है। 9% देश का दूध उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में ही होता है। कितना, 9% पूरे देश का, और यह कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। 2022-23 से गत वर्ष की तुलना में 5.88% वृद्धि के साथ 201.22 लाख टन इसका जो है दूध का उत्पादन रहा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की बात की है 652 ग्राम प्रति दिन है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में जो भैंस का प्रतिशत में बात की तो 48% और गाय का योगदान की बात किया तो केवल 36% है।
तो गाय की बात किया तो कम है भैंस के मुकाबले, है ना, गाय का 36% है और भैंस की बात किया तो जबकि 48% है। 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना जो है 150 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1980 में की गई थी और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत मिशन अर्थ का संबंध जो है दूध के उत्पादन से ही संबंधित है। पशु उत्पादन में प्रथम की बात किया है तो पशु उत्पादन में मांस की बात किया तो भोपाल सर्वाधिक जिला है, दूध में मुरैना है, मछली में बात किया तो जबलपुर है, अंडा में बात किया तो जबलपुर है और ऊन में बात किया तो शिवपुरी है। तो ये प्रथम स्थान पर जो जिले हैं वो आपको ध्यान रखना है, मांस में भोपाल, दूध में मुरैना, मछली और अंडा में जबलपुर, ऊन में शिवपुरी है। पशुओं में कुछ रोग होते हैं। अच्छा, पशुओं में रोग होने से पहले जो है मध्य प्रदेश के हम पशु प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं। जैसे गाय और भैंस के प्रजनन केंद्र है, भेड़ प्रजनन केंद्र है और मुर्गी प्रजनन केंद्र है। सबसे पहले गाय और भैंस के प्रजनन की बात किया है, भदभदा भोपाल में है, मिनौरा टीकमगढ़ में है, रतौना सागर में है, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा में है, रोडिया खरगोन में है, गढ़ी बालाघाट में है, जबलपुर और आगरमालवा। एक बार फिर से याद कर लेते हैं, गाय और भैंस के प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल, मिनौरा टीकमगढ़, रतौना सागर, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा, रोडिया खरगोन, गढ़ी बालाघाट, जबलपुर एवं आगरमालवा। भेड़ प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो मंदसौर, मिनौरा टीकमगढ़, पड़ोरा, शिवपुरी। मुर्गी प्रजनन केंद्र की बात किया तो रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा, इमलिया, कटनी। तो ये प्रजनन केंद्र है, ध्यान रखिएगा, गाय भैंस के, भेड़ के और मुर्गी के। पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। गाय में जो होता है लंपी रोग होता है, हंसना नहीं है, लंपी रोग होता है वो गाय में हो जाता है। मुर्गी में बात किया तो रानी खेत रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। गाय एवं भैंस दोनों में संबंधित एक रोग है गलघोटू एवं थनेल, ये दोनों में ही हो जाता है। गाय की बछड़ी में एक अलग रोग होता है जिसे हम जहरवाद, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, एवं अफरा रोग भी हो जाता है। भेड़, बकरी और घोड़े में तीनों में एक ही रोग होता है, एंथ्रैक्स रोग से नामा जाता है। सुअर, जुआली करने वाले जानवर में खुरहा रोग हो जाता है, खुरपका, खुरहा, मुंह पका रोग हो जाता है। और फूड माउथ डिसीज से संबंधित ये बहुत भयंकर रोग है। तो खुरपका अभी बहुत ज्यादा, मुंह पका अभी चर्चा में रहा था, आप सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछा भी गया था, यूपी पीसीएस एग्जाम में। तो हो सकता है इन सभी रोगों को थोड़ा सा मिलाने के लिए आ जाए या एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की पशुधन एवं डेयरी संबंधी योजनाओं के बारे में। नंदीशाला योजना जो है पशु नस्ल सुधार से संबंधित है। मैत्री योजना 2015 में शुरुआत की गई थी, गौवंश के पालकों को प्रशिक्षण देने से संबंधित है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की बात की जाए तो एक एकड़ के वाले किसानों को 5 पशु मुझे मुफ्त में प्रदान करना इसका लक्ष्य था। ई-वेट योजना की बात की जाए, पशु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। गौशाला प्रति पशु अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर अब 50 रुपए कर दिया गया है और तथा इसके लिए 250 रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया था। वर्ष 2024 में गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था 2024 का। मध्य प्रदेश में 2190 गौशाला में 3 लाख से ज्यादा जो है गौवंश का पालन किया जा रहा है। वृंदावन ग्राम योजना का संबंध बात किया तो मध्य प्रदेश राज्य से है। दूध उत्पादन एवं कृषि आर्थिक स्थिति सुधार के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर इसको चलाया जा रहा है। इंपोर्टेंट योजना है क्योंकि वृंदावन ग्राम आता है तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 ऑप्शन जरूर आते हैं, आपको टिक लगाना है। वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत में आगामी 5 सालों में दूध उत्पादन में 9% से बढ़ाकर 20% मध्य प्रदेश में देश में प्रथम स्थान पर रहा है बढ़ाने के मामले में। मध्य प्रदेश एफएमडी टीकाकरण में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। निषाद राज छात्रवृत्ति योजना मछुआरे परिवारों को बच्चों को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 20,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का यहाँ पर प्रावधान है। मध्य प्रदेश गौवंश वध निषेध जो अधिनियम 2004 में जो है 29 मार्च 2004 से मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। 2024 में देख सकते हो क्वेश्चन यह आया हुआ है। पशु सखी योजना के संबंध की बात की जाए 2022 से शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना एवं पशुपालन गतिविधियों से आजीविका प्रदान करना इसका लक्ष्य था। विशेष रूप से पशु रोग प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान जैसी डोर स्टेप सेवाएं किसानों को प्रदान इसके माध्यम से की जाती है, पशु सखी योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का संबंध वर्ष 2025 से है, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ग्रामों को समावेशी विकास करना है। इसका लक्ष्य की प्राकृतिक कृषि, धार्मिक स्थल, भूमियों का संरक्षण, घर से खर्चा उठाने के लिए स्वच्छता वाहन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट,
मल कीचड़ प्रबंधन करना इसका लक्ष्य था। एक बगिया मां के नाम योजना की भी शुरुआत की गई थी। परियोजना का परिचय की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर यादव मोहन यादव के द्वारा एक बगिया मां के नाम शुरू की गई है। पर्यावरण से संबंधित सुधार, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण बनाना इसका उद्देश्य था और महात्मा गांधी मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत इसको जो है क्रियान्वित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट थे। साथ में ये भी इंपोर्टेंट है कि हमने 11 चैप्टरों को अभी तक कंप्लीट जो है कर लिया है। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें किस चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक बार वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी रहता है। मान लो जितने भी लोग ऑफलाइन पढ़ के अगर आते हो तो उनके लिए इंपोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का 12वां चैप्टर हमारा है, किस चीज के बारे में है? वन के बारे में है, वनोपज के बारे में है। बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनेगी इसमें। वनोपज के बारे में है, वन एवं जीव के बारे में है, एवं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभ्यारण्य के बारे में है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभ्यारण्य के बारे में है। तो ये जो चैप्टर है लगभग जो है आपका कम से कम 2 घंटे से ज्यादा का हो सकता है वीडियो बने। एक ही पूरी वीडियो में इसकी पूरी बनाएंगे। तो हमने 12 चैप्टर में हम जो है अभी 11 हुए, 12 चैप्टर जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एमपी की ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट जो है कर चुके। तो अभी तक जितने भी लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देख पाई हैं देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप सर्च कर लिया करो मध्य प्रदेश सिलेक्शन तक, एमपीजी के सिलेक्शन तक बुक पीसीएस बाई तरुण, आप जैसे ही डालते हो आ जाती है। बाकी आप लोग सेव वगैरह कर लिया करो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लिया करो, प्लेलिस्ट में नीचे आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी वीडियो बनती रहती है, चलती रहती है, और एग्जाम पीडीएफ करंट अफेयर्स भी चल रही है। जितने लोग नहीं देख रहे हो वो भी आप लोग देखा करो, मोटिवेशन दिया करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी हमारे आप टेलीग्राम से ऐप से भी अपडेट हो सकते हो। ऐप का नाम यूपीएससी नट है। ऐप के नाम की बात किया तो यूपीएससी नट ऐप नाम से आ चुका है। ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट आप इस ऐप पर जो है लगा सकते हो। तो आज पर वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।